हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड। वेरी गुड। चलिए, तो आज एकदम नया टॉपिक, फ्रेश गर्मा गर्म टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं हम। सुबह सुबह। नमो नमः। जय हिंद। कुछ ना कुछ नया नया ढूंढ के लेके आते हैं आप लोग। ओके, तो काफी जनता आ चुकी है, तो शुरू कर देते हैं फटाफट से। देखो, अब मैं आपको थोड़ी टर्म्स, थोड़ी टर्मिनोलॉजी जो है वो बताने जा रहा हूं। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो मेनली हम जो टॉपिक इसके बाद अब लास्ट वाला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसके बारे में है। यानी जो एमओटी है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है, उसको समझने से पहले आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस चीज को समझना। ठीक है? ओके, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म। Now what does mean by पैरामैग्नेटिज्म? दो वर्ड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। राइट? पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म से एकदम उल्टा होता है डायामैग्नेटिज्म। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। इफ एनी एटम और मॉलिक्यूल और आयन, कोई भी, if any atom or molecule or ion have unpaired electron, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये की वर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट शोज वीक अट्रैक्शन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब, अगर ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस चीज को रख दिया जाए, मान लो हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनाते हैं, मान लो अगर आपके पास बार मैग्नेट है, यहाँ पे एन और एस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हम ऐसे दिखाते हैं ना। ये जानते हो ना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी लाइंस ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंटेंस है, जबकि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, थोड़ा कम इंटेंस है, मतलब वहां पे डेंसिटी कम है मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई होती है। सेम वे में उसी चीज को दिखा रहा हूँ कि लो डेंसिटी है यहाँ पे हाई डेंसिटी, मगर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये मैग्नेट का अपना फील्ड होगा एक, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर बाहर से कोई चीज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं हम, यहाँ पे कोई चीज हमने रख दी, तो वो चीज क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी या रिपल होगी? दो ही चीज हो सकती है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में दो ही चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही होता है, दो ही चीजें होती है, या अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है। दो में से कोई एक ही चीज होने वाली है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। तो अगर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चीज जो है वो अगर अट्रैक्शन शो करती है, और वो भी वीक,
वीकली अट्रैक्ट होती है, इतना नहीं कि भयंकर वाला अट्रैक्शन नहीं कि आगे आके चिपक जाएगा इमीडिएटली, ऐसा नहीं, वीकली अट्रैक्ट होती है, धीरे 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 उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सो दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी ले लो, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन चीजों को बोला जाता है स्पीसीज। ठीक है ना, स्पीसीज, सब्सटेंसेस, ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। एंटिटीज, कई बार वर्ड यूज करते हैं, एंटिटीज, स्पीसीज, सब्सटेंसेस। ओके, सो these are the paramagnetic species. In this phenomena, the phenomenon is known as paramagnetism. This phenomenon is known as paramagnetism. Now what is paramagnetism? तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि अगर किसी भी कंपाउंड में, एटम में, मॉलिक्यूल में, आयन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा। दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अदरवाइज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। जो ये चीज है वो है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, और इस फिनोमेनन को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, इससे मिलता जुलता दूसरा एक वर्ड है जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, अब जब डायामैग्नेटिज्म का डेफिनेशन दूंगा ना तो इतना करूंगा मैं, इफ एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला अकेला नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट शोज रिपल्शन, इट शोज रिपल्शन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो धक्का मारेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो आएगा नहीं, चिपकेगा नहीं, दूर चला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा डायामैग्नेटिक स्पीसीज। तो वहां पे वर्ड आ जाएगा डाया, पेरा की जगह पे आ जाएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और स्पीसीज। दिस फिनोमेनन इज नोन एज डायामैग्नेटिज्म, उसको डायामैग्नेटिज्म बोलेंगे। इज इट ओके? इतना क्लियर है? If like Paul repel each other on unlike attraction, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को अट्रैक्ट या रिपल करता है, साउथ पोल को रिपल करता है, नॉर्थ पोल को रिपल करता है, या नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं, ऐसा वर्ड नहीं मैं यूज कर रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एडिशनल कोई चीज बाहर से डालते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आई हैव दिस मैग्नेट। चलो, मेरे पास एक मैग्नेट है यहाँ पे, काफी खतरनाक वाला मैग्नेट है, जबरदस्त मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को मैग्नेट का कोई चीज अगर मेरे पास है, दिखाता हूं आपको। ओके, चलो लेट्स सपोज ये मेरे पास पाउच है, इसमें ये मेटल की ये रिंग्स हैं। तो अगर मेरे पास ये मैग्नेट है, देखो ये वाला मेरे पास मैग्नेट है, ये है मेरे पास मैग्नेट, छुटकू सा मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट को मैं इसके नजदीक लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस मैग्नेट को यहाँ पे लेके गया मैं, तो इसको अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑब्वियस है ना, ये चीज इस पे चिपक जाती है, ये चीज यहाँ पे चिपक जा रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। देखो पूरा यहाँ पे चिपक गया, जितने भी ये कड़ियां थी उन सारी कड़ियों को इसने जोड़ दिया, देखो चिपक गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो कड़ियां है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड के साइड पे वो खुद अट्रैक्ट होता है ना। तो इसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चीज ऐसी है जो पैरामैग्नेटिक है तो मेटल ही, मगर पैरामैग्नेटिक, तो इसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक मेटल, ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। आई कैन कंट्रोल देम, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट। सो दे आर व्हाट, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ओके, तो ये चीज पैरामैग्नेटिक है, ये तो मैग्नेट है ही है, ये चीज पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, कई चीजें ऐसी होती हैं
जो मैग्नेट के साइड पर अट्रैक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पावर बैंक है, ये पावर बैंक है। अब इस पावर बैंक पे मैंने मैग्नेटो को रखा, कुछ नहीं होता, मैग्नेट यहां से नीचे खिसक जाता है। मैग्नेट जो है इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन शो नहीं करता, देखो कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैग्नेट जो है वो इससे नीचे गिर जाता है, मैग्नेट यहां से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर सके। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपल कर रहा है। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो रिपल कर रहा है। तो ये चीज जो है, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल जो है वो क्या है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। डाया मैग्नेटिक है तो मेटल ही, मगर क्या है, डाया मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्टली मेटल के साइड पर अट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ आयरन जो है वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है या फिर अंदर जो फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो, उसको रिपल करती हो, यानी उसके साइड अट्रैक्शन शो नहीं करता। ठीक है, इतना क्लियर है? फाइन। तो इस तरह से समझो इस चीज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल खुद डायामैग्नेटिक का भी। अच्छा ठीक है, आपका दिमाग अभी लगाना बंद कर दो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसी चीज को दिमाग में रखो, क्योंकि वरना फंस जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ उसी को अभी ध्यान में रखो, पहले इस चीज को पूरा समझ लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ही भयंकर परिणाम लाता है। तो पहले चीज को समझ लो कि अगर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। चलो दिखाते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो इसके कन्फिग्रेशन में 1s1 है, यानी इसकी जो 1s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये आपका कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक। चलिए अब बात करते हैं हीलियम के लिए। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हीलियम जो है इसका क्या हो जाएगा, हीलियम जो है, हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड, ये पेयरिंग है, पेयर है, ये दोनों साथ में है। जबकि ये क्या है, अनपेयर्ड है, अकेला है इलेक्ट्रॉन। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इज इट ओके? अब क्लियर हुआ, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ में आया? ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है यानी 2 है, जबकि ये अकेला है। अगर अकेला होगा तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। हीलियम जो है वो डायामैग्नेटिक। इज इट ओके? राइट, इसके और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं अभी, ये तो सिर्फ मैं आपको एच एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए बता रहा हूं। अब मैं इसमें एग्जांपल्स लेते जाऊंगा मॉलिक्यूल्स वाले, मगर यहां तक ये चीज लिख लो, यहां तक का ये जो डिस्कशन है वो लिख लो फटाफट से। अभी सिर्फ इसका बात करते हैं कल्पेश, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक कहानी अलग है, अभी सिर्फ इसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो सिखाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस कर दो, पहले ये 2 फिनोमेना समझ लो, बाद में आगे चेक करते हैं, बाद में आपके सवालों के जवाब। अभी सिर्फ देखो,
अभी किसी भी सवाल का मैं आंसर नहीं दूंगा, कोई सवाल का जवाब नहीं, जब तक पूरा नहीं समझ लोगे तब तक कुछ नहीं। सिर्फ इतना लिखो। अब इसके बाद मैं डायमैग्नेटिक लिखवा रहा हूं। डायमैग्नेटिक का वापस से मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। डन। ओके, चलो अब डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन लिख के और ज्यादा एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे आप दोनों को बराबर से डिस्टिंग्विश कर पाओ। ये पैरामैग्नेटिक है, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे डायमैग्नेटिक के लिए। नंबर 2 इज डायमैग्नेटिक। DIA, डायमैग्नेटिज्म। सिर्फ इतना ही फर्क है, if any atom or molecule or ion have all paired electrons, सारे के सारे जो है वो क्या हो जाए, अगर paired हो जाए, all paired electron, it shows weak repulsion, repulsion in external magnetic field। सिर्फ इतना ही फर्क है, वहां पर अट्रैक्शन था, ये रिपल्शन है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। in external magnetic field is diamagnetic, diamagnetic species, and this phenomenon is known as diamagnetism, is known as diamagnetism। और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया रिपल्शन, और ये हो गया डायमैग्नेटिज्म या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्पीसीज। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके एग्जांपल्स देता हूं मैं, तो ये और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहले ये पूरा कॉपी कर लो। दोनों चीजें हो गई, बोथ डन, बोथ द डेफिनेशन डू यू अंडरस्टूड, बोथ डन ऐसा करके दे दो, बोथ डन। चलो तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नहीं, दोनों वीक रिपल्शन कहां आ गया, पहले मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, डेफिनेशन नहीं दिखाई है। इफ एनी एटम मॉलिक्यूल और आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शोज वीक अट्रैक्शन। जब पैरामैग्नेटिक था तब वर्ड लिखा था मैंने अट्रैक्शन, और जब मैं डायमैग्नेटिक लिख रहा हूं तब लिख रहा हूं मैं रिपल्शन। तो दोनों वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं या फिर वीकली रिपल्शन शो करते हैं ना। वीकली रिपल्शन शो करते हैं, मैंने देखा ना अभी, मैंने देखा ना कि वो जो पावर बैंक थी, पावर बैंक पे वो मैग्नेट खिसक जा रहा था, वो खिसक रहा था, ऐसा नहीं था, भयंकर रिपल्शन नहीं था। भयंकर रिपल्शन होता तो क्या होता, उस मैग्नेट को उसके सरफेस के ऊपर वो आने ही नहीं देता, वो उड़ा देता, उससे पहले उड़ा देता। जैसे कि दो मैग्नेट एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, दो मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ पोल को सामने सामने रखोगे तो धक्का मार देगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। मगर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे होता है वीक रिपल्शन, मतलब वो चिपकेगा नहीं, मगर वो इसके ऊपर से सरक जाएगा, इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। ठीक है ना, धक्का नहीं मार देगा, उसको फेंक नहीं देगा। तो वीक रिपल्शन होता है और वीक अट्रैक्शन होता है। सो दैट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। यस रुपेश, करेक्ट है। पैरा वीक अट्रैक्शन, डाया वीक, राइट, डायमैग्नेटिक वीक रिपल्शन, करेक्ट। बस चलो, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम इसका एप्लीकेशन लेते हैं, इस डेफिनेशन को समझते हैं डिफरेंट एग्जांपल से। दो एग्जांपल तो मैंने यहां पे दे दिए, और एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे ये चीज और ज्यादा क्लियर होती जाए। तो ये एग्जांपल्स यहां पे और ले रहे हैं हम।
ओके, चलो मैंने यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिया, बाद में हीलियम लिया। अब मैं लेता हूं यहाँ पे लिथियम। लिथियम नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। मतलब कि इसमें दो बॉक्स बनेंगे, एक ये 1s वाला और ये 2s वाला। 2s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए बेरिलियम नंबर 4, 1s2 2s2। इसको अगर बॉक्स में लिखोगे तो यहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन्स 1s में और 2s में भी क्या कहानी होगी बेटा? पेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? पेड है। या सारे इलेक्ट्रॉन पेड, सो दे आर डायमैग्नेटिक। तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। सिंपल। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें, देखना हाँ, बराबर से सुनना। नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने अनपेड हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखा आपने? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ऑब्वियसली इन नाइट्रोजन एटम जो है, नाइट्रोजन एटम, लिथियम बेरिलियम नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। समझा? So nitrogen atom is a paramagnetic. But now let's talk about nitrogen molecule. Nitrogen molecule, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये कैसे होता है? 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। मतलब कि ये एक, ये दो और ये तीन। ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरी ऑर्बिटल है, ये आपकी 2p ऑर्बिटल है। ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे अनपेड अनपेड अनपेड, ये सारे पेड। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि एक नाइट्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे का ये कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तीनों बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, यानी ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये वाला अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग की वजह से दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब मैं इसको यहाँ पे नीचे दिखाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देंगे? शेयरिंग कर देंगे। अब क्या हो गया? अब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये एलपी है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये वाले, ये 2s वाले दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको मैंने ऐसे डॉट डॉट की तरह दिखाया है। इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये है तो ये आउटर मोस्ट शेल के ही ना, ये आउटर मोस्ट शेल के ही है, यानी 2 2 वाले ही है ये दोनों। आउटर मोस्ट शेल ही है ये, है ना, 2 2 वाला। तो इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए? उन लोगों ने शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन का, और शेयरिंग करने के बाद वो क्या बन गए? N2 मॉलिक्यूल बन गए। अब उसके जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके, इस नाइट्रोजन के दो और इस वाले नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे चिकन बॉक्स के अंदर दिखाया, जिसको बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई यहां पे मेंशन नहीं किया जाता, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कहीं दिखाते नहीं है। ठीक है, इज इट ओके? ये क्लियर हुआ? ओके, अब इन सबके नाम सुन लो, बराबर से नाम सुन लो। ये आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स।
these electrons are bonded because they are sharing, electrons are sharing, so these are the bonded electrons. ये हमने ये ट्रिपल बॉन्ड से दिखा है, they are bonded electrons. These electrons are lone pair, these electrons are lone pair of electrons, yet they have not participated in bond formation. Okay, पार्टिसिपेट नहीं करता है ये। और ये वाले जो है इनको बोला जाता है इसको बोलते हैं पेनुल्टीमेट, पेनुल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। पेनुल्टीमेट का मतलब है इनर, अंदर वाला। ये 2 वाले हैं यानी आउटर मोस्ट शेल के हैं, ये जो है क्या है इनर शेल का है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पेनुल्टीमेट शेल। क्या वर्ड यूज करते हैं? पेनुल्टीमेट शेल। तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अनपेयर्ड या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है क्या है पेनुल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स है। इसके नाम बराबर याद रख लो, ये पेनुल्टीमेट शेल्स है। इसके और अंदर कुछ होगा तो उसको बोलते हैं एंटी पेनुल्टीमेट शेल, मगर अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेनुल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। पेनुल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स शायद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया होगा, पेनुल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स। Right, shell next to outermost, yes, previous to, it is previous to outermost, that is known as penultimate shell electrons. Yes, correct बेटा। चलिए अब बात करते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की। ऑब्वियसली अब आपको क्या दिख रहा है, अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे ये पेयर्ड हो गए, ये भी पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया, तो इनके पैर की वजह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जनरली क्या होंगे बेटा पैरामैग्नेटिक, वो जनरली क्या होंगे पैरामैग्नेटिक, और जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे डायमैग्नेटिक। ये इन जनरल बोल सकता हूं, ये जो बताया था वो वीबीटी ने बताया था, यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बताया था। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली कहानी चल रही है। वैलेंस बॉन्ड में बताया था ना हमने कि ये शेयरिंग करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये सारी कहानी क्या होती है वीबीटी के स्टेटमेंट्स याद करो। वीबीटी में बोला था कि दोनों एटम के पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, हाँ है। अच्छा, उन दोनों का स्पिन भी अपोजिट होना चाहिए, हाँ है। इसका स्पिन ऊपर, इसका स्पिन नीचे दिखा सकता हूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कोई, ये तो दिखा सकते हैं, दोनों का ऊपर दिखा एक का नीचे दिखा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। लो अपोजिट कर देता हूं, अपोजिट कर दूंगा तो भी होगा, तो यही कहानी ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सिर्फ हम इसको दिखाने का तरीका है बस, ठीक है। इज इट ओके? तो ये जो चीज है वो क्या है डायमैग्नेटिक। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये तो हमने सेम एटम लिए ना, अगर हम डिफरेंट एटम ले ले तो, अगर हम डिफरेंट एटम्स ले ले तो, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिया तो क्या होगा, तो क्या होना चाहिए देखते हैं। देखो सेम वे यही कहानी ऑक्सीजन के लिए बोल सकता हूं मैं। ऑक्सीजन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो वहां भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इवन है, तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाना चाहिए, या फिर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ये सारी चीजें जो चल रही है वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी चल रही है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंगली पूरी कहानी चल रही है ना। एक बार वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल हो चुकी है, कहां पे, वो स्ट्रक्चर्स के लिए, इसलिए तो हमने वीएसईपीआर थियरी बताई थी। वैलेंस बॉन्ड थियरी बता नहीं सकती कि उसका शेप क्या होता है, शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन वीबीटी नहीं दे सकती। वीबीटी सिर्फ बताती है कि अगर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हेड ऑन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, या हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड,
ऐसे बनता है तो पाई होता है, सामने 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 डेल्टा, और उसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है, sp-df ऑर्बिटल जो है वो बन जाती है, या फिर sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो वीबीटी एक बार फेल हो गई थी, स्ट्रक्चर नहीं बता पा रही थी, तो हमने VSEPR थियरी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। इज इट ओके? तो चलिए अब सेम जैसे मैंने N2 के लिए किया है, ऐसे O2 के लिए बोल सकता हूं ना। O2 में भी 8+8 यानी 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर हमें इंटरेस्ट तो ऐसे एलिमेंट्स में है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट NO। NO मॉलिक्यूल का क्या होगा, NO का क्या होगा, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, टोटल कितना हो जाएगा, 15। तो NO जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, NO क्या हो जाएगा वीबीटी के अकॉर्डिंगली, पैरामैग्नेटिक। देखो नाइट्रोजन का लिखता हूं मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं ये डब्बा वाला ही लिख रहा हूं मैं, अब डब्बे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मुझे उसमें वापस बार बार से लिखने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। चलो ये हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये डब्बा डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा। तो अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s 2s एंड 2p, ये 1s 2s एंड 2p ही है, ये इट इज टू बी अंडरस्टूड। अब यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो मैं अरेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए मैंने। अब देखना, अब देखना, अब देखना, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन स्टिल अनपेयर्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये समझ में आया भाया, भाया ये समझ में आया, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। व्हाई? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड। तो अगर ऑड होंगे तो वो आमने सामने बॉन्ड फॉर्मेशन में पूरे यूटिलाइज नहीं होंगे, एक अनपेयर्ड रह जाएगा, अगर अनपेयर्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये समझा बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत लग रही है आपको, कोई टेंशन? ओके, अंडरस्टूड, नो डाउट, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। तब तो आपको जब भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोला जाए तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, HCl, NH3, H2S। चलो इन सब के बताइए क्या क्या होंगे। HCl क्या होगा, NH3 क्या होगा, H2S क्या होगा, बताओ। यस, डाया डाया डाया, वेरी गुड, ऑल आर डायमैग्नेटिक। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 17 1 18, 7 3 10, 16 2 18, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 10। ऐसा पहली बार हुआ है 17 18 सालों में, है ना, ऐसे पहली बार हुआ ना 17 18 सालों में। ये 18 10 18 सारे कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें सारे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो जाएंगे ये, डायामैग्नेटिक, दे ऑल आर डायामैग्नेटिक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो अगर O2 होता तो, O2 होता तो O2 के लिए भी यही कहानी होती। ये एक O तो लिखा है मैंने, दूसरा O का लिखते तो वहां पे दो आ जाते हैं, इसको हटा दो तो नीचे क्या हो जाता है, ये दो और नीचे ऑक्सीजन के दो जुड़ जाते हैं और वो भी क्या हो जाता, डायामैग्नेटिक हो जाता, O2 भी डायामैग्नेटिक हो जाता। ओके बस, वेरी नाइस। बस मुझे आपको सिर्फ इतना याद रखवाना था कि O2 डायामैग्नेटिक है, वो आपको वीबीटी के हिसाब से सुनना बराबर से। मैं फिर से स्पेसिफाई कर देता हूं, वीबीटी के हिसाब से ये बात कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ये डायामैग्नेटिक है। अब इसको मिटा दो, अब मिटा दे इसको, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना? डन ना? डन 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 डन। चलो तो ये दो टर्म्स थी, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। अब दो और टर्म्स मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये हो जाए तो बताओ, मैं मिटा देता हूं इसको। ओके, थर्ड टर्म है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें इससे ही अपोजिट आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? ये क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है? देखो, एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं। मान लो हमने एक इस तरह से पानी का भरा हुआ एक ग्लास लिया, ठीक है? अब मैं उसमें क्या करता हूं, अब अगर मैं उसमें ये पेन लेके मैं इस पानी के भरे हुए ग्लास में मैं अंदर इस तरह से एक बार टच करता हूं, मान लो
पानी की जो सरफेस है उस सरफेस पे मैं इस बॉल पेन को टच करूंगा। मान लो उस पे मैं टच करूंगा तो क्या होगा, वहां पे इस तरह से एक ऐसे वलय बनने शुरू हो जाएंगे, यानी आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक स्प्रिंग जैसा बनता जाएगा, है ना। तो ऐसे धीरे 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 आपको क्या मिलता जाएगा, छोटे छोटे वलय मिलते जाएंगे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, राइट। तो जब पानी के अंदर, पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर अगर आप एक छोटी सी पिन या फिर एक पेन से ऐसे डॉट बनाते हो, टच करते हो उसको, ऐसे टच करोगे तो क्या होगा, ऐसे वेव्स बनेगी, ऐसी वेव्स बनेगी ना, उस पानी के अंदर ऐसी वेव्स बनेगी। हरी बात समझ में, ये समझ आया, है ना। तो ऐसी वेव्स बनती, पानी के अंदर ऐसी वेव्स बननी शुरू हो जाएगी। एक बार आपने पत्थर डाला तो पत्थर जहां पे डाला होगा वहां पे क्या होता जाएगा, वेव्स बनते जाएंगे। अब सुनना, अब अगर अब उसी पानी के सरफेस के ऊपर मान लो पहली बार मैंने ऐसा टच करा तो ऐसे वेव्स बने, थोड़े टाइम बाद मैंने वापस टच करा तो वापस वेव्स बने। तो अब ये जो वेव्स हैं वो वेव्स दो तरह का काम कर सकते हैं, दो तरह का काम हो सकता है। एक क्या हो सकता है, जहां पे मैंने टच करा है बीच में, मिडिल में, मिडिल में टच करूंगा तो वेव्स बनेगी, वापस टच करूंगा तो वापस वेव्स बनेगी। तो क्या हो सकता है, एक बार जो वेव्स बनी है उसी तरह से दूसरी वेव्स अगर बनेगी सेम पैटर्न में, तो पहली वाली वेव्स को क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, और वेव क्या हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो वेव एकदम से बड़ा हो जाएगा, तो वेव जो है वो बड़ी होती जाएगी, है ना। सेम उसी स्पॉट पे मैं अगर एक, दो, तीन, चार, पांच बार ऐसे में टच करते रहता हूं हमेशा ऐसे फ्रिक्वेंटली, तब क्या होता रहेगा, वहां से वेव्स बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। कई सारी वेव्स ऐसी बनेगी जो प्रीवियस वेव को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, उसको और धक्का मारेगी। और कई वेव ऐसी बन जाएगी, कई वेव ऐसी बनेगी जो पहले वाले वेव से क्या होगी, एकदम से अपोजिट। अगर हम एकदम से अपोजिट है तो उसको क्या कर देगा, वो तोड़ देगा। सो दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अगर कंस्ट्रक्ट होता है मतलब उसको पुश करती है, और ज्यादा बड़ी हो जाती है वेव, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अच्छा, सुनामी आती है तो सुनामी इसी तरह से आती है। सुनामी के पीछे रीजन यही होता है कि ओशन के अंदर अगर कहीं पे भी प्लेट्स ऐसे टकराती है, अंदर प्लेट्स ऐसे अगर जमीन के टकराई, अगर कोलिजन हुआ, तो उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, वहां से एक वेव बनेगा। अब वो कोलिजन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वेव जो है वो धीरे 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 एक दूसरे को क्या करती जाएगी, सपोर्ट करती जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता जाएगा। तो वेव इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कई बड़े बड़े बिल्डिंग जितनी बड़ी हो जाती है, और बाद में वो जमीन पे आके टकराती है। और जैसे ही वो जमीन पे आके टकराएगी, जमीन भी उसको वेव को वापस भेजेगा, वेव को वापस भेजता है। तो वो अगर उसका डिस्ट्रक्शन कर दे, डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो वापस से वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है ना। हम्म। आप बचपन में ऐसे ही खेलते थे ना, पानी के अंदर ऐसे ऐसे मारोगे तो ऐसे ऐसे वेव्स बनते जाएंगे और वो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन करता जाएगा। तो पहले बात बताता हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। तो पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। तो मैं यहां पे एक वेव बना रहा हूं, ये ऐसा एक वेव बन रहा है, ठीक है। मैं इस वेव को इस एक्सिस के अलोंग दिखा रहा हूं, फाइन। और प्लस दूसरी वेव जो है वो मैं यहां पे दिखा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है ना सबको।
राइट, दिख रहा है, चलो ठीक है। अगर ये दोनों का पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है तो हमें जो एक फाइनल वेव मिलेगी वो फाइनल वेव कुछ ऐसी मिल जाएगी, यानी इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों का जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड जो है इसको बोल देता हूं मैं एक्स, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाएगा वाई। दोनों डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि डबल ही हो जाए। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इज इट ओके? ये एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जितना हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये एक्स और वाई दोनों सेम है तो ये डबल हो गया, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें तो ये दिखाना है कि ये दोनों एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे में ऐड हो गए, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। राइट, ये ऊपर वाला जो होता है, ये ऊपर वाला जो है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ये जो है इसको क्रेस्ट बोला जाता है। ठीक है ना, CREST, क्रेस्ट। राइट, और इसको बोला जाता है ट्रफ। ये है ट्रफ, TRUGH। ये क्रेस्ट है, ये ऊपर जाता है वो क्रेस्ट है, नीचे जाता है वो ट्रफ है। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। क्रेस्ट की जो हाइट है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड, और नीचे जो जाता है ये वाला, ये भी होता है ट्रफ का एम्पलीट्यूड। ये ट्रफ का एम्पलीट्यूड है, ये क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब उसका इंटेंसिटी, अदरवाइज उसका हाइट। ठीक है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। इतना क्लियर हो गया? ये हमारा क्या है बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। ये इंटरफियरेंस जो है वो है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नीचे ही, नंबर 4, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें हम वापस ऐसा ही बना देते हैं, ये एक वेव बन गया, ये प्लस ये माइनस, मतलब ये ऊपर है ये नीचे है एक्सिस के, और इसका हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये जो है ये है एक्स जितना, ये एम्पलीट्यूड जो है वो है वाई जितना, और आपको जो अब मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये एम्पलीट्यूड और घट गया, ये होता है एक्स माइनस वाई जितना। इसको मोड में डाल देता हूं मैं, ये तो प्लस में, तो प्लस में कोई टेंशन नहीं है, मोड में। यानी मान लो ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स हमेशा बड़ा होता है, वाई भी बड़ा हो सकता है। तो एक्स माइनस वाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये तो वैसे पॉजिटिव वैल्यू ही होगी क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हो, एडिशन हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि यहां पे भी ये पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो x माइनस वाई को मैंने मोड में लिख दिया। मोड का मतलब है दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, दोनों को मोड में याद रखो ना, ये तो वैसे ही प्लस में ही रहने वाला है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए क्योंकि ऊपर की साइड है। नीचे होगा तो नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि x जो है ये एक्सिस में ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, एक्सिस जो बनाते हैं उसमें ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है।
ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा, ये ओरिजिन है तो 0 है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, इतना समझ रहा है ना, ये ग्राफ जो बना रहे हैं वो क्लियर है ना इतना, ये प्लस ये माइनस ये 0, ये प्लस ये माइनस, यहां भी वही है, ये प्लस है ये 0 ये माइनस है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने इतनी चीजें आपको बताई, यहां तक की चीजें बराबर से समझ में आई। ये चारों के चारों टर्मिनोलॉजी बहुत काम की है, खूबसूरत टॉपिक है ना ये, समझ में आ गया ना, यस ब्यूटीफुल। इसी चीज को हम आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं, इसी चीज को आगे जाके अप्लाई करने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज आने वाली है, आपको लगेगा अरे बाप रे ओ माय गॉड, कौन से चीज को कहां पे जोड़ दिया हमने, ये तो कितना ब्यूटीफुल है केमिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया, मस्त है ना, खुश हो जाओगे आप, खुश हो जाओगे, देखना बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है, इसके आगे बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है। तो बस ये 4 टर्मिनोलॉजी मुझे सिखानी थी आपको, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी क्लियर, ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया या क्रिस्टल क्लियर, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ी चीजें और भी इसमें आपको पूछ लेता हूं मैं, आप इससे शायद एक्वेंटेड तो होंगे ही, आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार पूछ लेता हूं मैं, आपको पता है बेटा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का जो ये लेंथ है इसको क्या बोला जाता है, यानी ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट, अदरवाइज 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 मैं एक और तरह से भी इसको पूछ सकता हूं, मैं ऐसा पूछ सकता हूं कि अगर इसे को एक्सटेंड कर दें हम और यहां से ऐसा एक और वेव बना दें, ये तो वेव्स बन ही जाएंगे ना, ये तो हमने एक टुकड़ा लिया था, एक टुकड़ा लिया था, तो आप क्या मुझे बता सकते हो इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट का, मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट का डिस्टेंस या फिर ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम, दोनों ट्रफ, दोनों ट्रफ या दोनों क्रेस्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, दोनों ट्रफ या दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, वेरी गुड, वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेवलेंथ का सिंबल है लामड़ा, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्बडा, अदरवाइज लामड़ा, ये ग्रीक लेटर लामड़ा जो है वो इस वेवलेंथ का सिंबल है, ठीक है, ये जानते हो ना सब लोग, लामड़ा को जानते हो ना, लामड़ा, राइट, सो वेवलेंथ इज लैम्बडा और लामड़ा, लामड़ा इज वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, वाह, डेफिनेशन भी दे दिया, बहुत बढ़िया, डेफिनेशन भी बहुत बढ़िया दे दिया ऋतुराज ने, गुड, अच्छा, अब मुझे यार यहां से आपको सेकेंड चैप्टर में लेके जाना है, ये सारी कहानी इसलिए चल रही है कि मुझे आपको चैप्टर नंबर 2 में लेके जाना है, और वहां पे कुछ ऐसा हुआ था, वहां पे कुछ लेमड़ा वाली बात यानी वेवलेंथ वाली बात आई थी, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये वेवलेंथ वाली बातें की थी डी ब्रोगली इक्वेशन में, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, याद आया, ये है दी ब्रोगली इक्वेशन, अदरवाइज द ब्रोगली इक्वेशन, द ब्रोगली इक्वेशन, यस, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये भी लिख सकते हो
और p की जगह पे मैं mv भी लिख सकता हूं, p की जगह पे मैं mv लिख सकता हूं। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p और लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वेरी गुड, वेरी गुड गुड गुड। सर फॉर्मल चार्ज हो गया है ना केमिकल बॉन्डिंग? नहीं, मैंने फॉर्मल चार्ज का तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया था, फॉर्मल चार्ज अभी हुआ नहीं है। अभी कहां से याद आ गया फॉर्मल चार्ज? इस पे करो ना जो भी हो रहा है वो, तो बाकी है फॉर्मल चार्ज अभी। मैंने डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ समझाया कैसा होता है फॉर्मल चार्ज। टेंशन क्यों ले रहे हो? सारी चीजें हो जाएगी, डोंट वरी। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, एक साथ सब खाने की कोशिश करोगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा। धीरे धीरे समझते जाओ। ओके, मैं इस चीज पे फोकस करना चाहता हूं आपको। एच अपॉन एम वी जो है वो किसके बराबर होता है? लामड़ा के बराबर होता है, फिर लेमड़ा के बराबर होता है। ओके, ओके, इतनी चीजें क्लियर है? ये मैं मिटा दूं अब, इस चीज को मिटा दें। अगर ये समझ में आ गया तो इस चीज को मिटा दें। डन। चलो ये वाला पार्ट मिटा देता हूं मैं। देखो नाउ, इसी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही अब आगे चेक करते हैं। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट de Broglie's equation lambda is equal to h upon mv for one photon और one photon और one electron और one proton, राइट। ये इक्वेशन जो लैम्बडा जो है वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, एक न्यूट्रॉन के लिए ले सकता हूं मैं, या फिर एक फोटोन के लिए ले सकता हूं, प्रोटॉन के लिए ले सकता हूं, एक एक के लिए, क्योंकि यहां पे वैल्यू n आ सकती है। एन एच अपॉन एम भी लिख सकता हूं, n का मतलब वन, यानी वन मोल ले लो, वन एटम, वन फोटोन, वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, कुछ भी वन ले लो, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? वन है। इसलिए हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m। इज इट ओके? ये वन के लिए है, इसलिए h अपॉन एम बी। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता है, ये बताया ना। एम वी आर क्या है? एम वी आर क्या है बेटा? एम वी आर क्या है? याद है एम वी आर? एम वी आर क्या होता है? एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर इज अ एंगुलर मोमेंटम। वेरी नाइस, वेरी गुड कल्पेश। बस ऐसी मेमोरी शार्प रखो। यस, वेरी नाइस अनुजा, वेरी नाइस कृष्णल, वेरी नाइस। पता नहीं, पता होगा ही नहीं ना, चैप्टर कहाँ हुआ है आपका? कौस्तुभ एंगुलर मोमेंटम, बहुत बढ़िया। चैत्राली एंगुलर मोमेंटम, यस। समृद्धि, पूर्वा, वेरी गुड। ये है एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है ये, ठीक है। ओके, अब देखना, हाँ
ये कितनी ब्यूटीफुल सी चीज है। देखना 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 देखो 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 MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। अगर आपको कोई एतराज है तो मना कर देना कि सर ऐसा नहीं होता, है ना। चलो मैं इस 2 पाई को इधर लेके जा रहा हूं और MV को इधर लेके आ रहा हूं। सो 2 पाई R इज इक्वल टू NH अपॉन MV। आइला ये क्या है? 2 पाई R इज इक्वल टू NH अपॉन MV। आइला ओ, ये तो इसके साथ सिमिलर है। यहां पे अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, यहां पे n की वैल्यू 1 ले लूं, उत्तरी, ये तो h अपॉन MV हो गया। अगर मैंने n1 ले लिया, यहां पे जैसे n1 लिया था, ये तो h अपॉन MV हो गया। ओ, तो ये 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्बडा लिख सकता हूं मैं फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिख सकता हूं 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्बडा। ओ, 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्बडा, इज इक्वल टू लैम्बडा। अच्छा 2 पाई r क्या है? 2 पाई r क्या है? 2 पाई r क्या होता है? ओ भाई गजब हो गया। 2 पाई r क्या होता है बच्चा? बेटा बताओ मुझे 2 पाई r क्या होता है? मैथ्स वाले लोग, मैथ्स वाले लोग 2 पाई r क्या होता है बेटा? 2 पाई r क्या है? ये लेमड़ा के बराबर है। यस 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 अनुजा, करेक्ट है बच्चे, करेक्ट है मेरे बच्चे। राइट, मुझे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आंसर चाहिए। ये है सरकमफ्रेंस, ये है सरकमफ्रेंस। देखना कितनी ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहा हूं मैं। आपका दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देगा। ये सर्कल है, सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है ये ऑन 2 पाई r। 2 पाई r इज इक्वल टू लेम्बडा, मतलब 2 पाई r जो है क्या है? सरकमफ्रेंस है। ये सरकमफ्रेंस है, पूरा सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब देखना, अब देखना कमाल की चीज, अब देखना कमाल की चीज। देखना और ये कितने वाला पार्ट जो है, कितने वाला पार्ट जो है, उसको उसको मैं ऐसे मोड़ देता हूं, ऐसे उसको मोड़ देता हूं, इसको मोड़ देता हूं मैं। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ओ, ये क्या हो गया? आइला, ये तो वेवलेंथ है, ये तो वेवलेंथ है, ये तो वेवलेंथ है मेरे बच्चों, ये तो वेवलेंथ है बेटा, ये वेवलेंथ है। भयंकर, भयंकर चीज है ना ये, भयंकर है ना। MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, 2 पाई को यहाँ पे लेके गया तो 2 पाई R इज इक्वल टू H अपॉन MV हो गया। अरे भाई साहब H अपॉन MV क्या होता है? लैम्बडा होता है। ये तो वेवलेंथ है। चलो साबित करो, करो प्रूफ, हटाओ इसको, इसको ऐसे मोड़ दो, इसको यहाँ पे मोड़ दिया मैंने तो क्या बन गया? ये बन गया। अरे ये तो वेव बन गया, वेव बन गया ना, है ना। तो आपको पता है, आपको पता है ये सर्कल जैसी चीज क्या होती है? किसी भी एटम की ऑर्बिट होती है। सर्कल क्या होता है? सर्कल में क्या होता है? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल भी सर्कुलर होती है मगर डम्बल शेप में होती है। मतलब कि जो सर्कुलर है वो इलेक्ट्रॉन का पाथ है। ये ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ है बेटा, इलेक्ट्रॉन का पाथ है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का पाथ तो वेव जैसा होता है, वेव जैसा होता है। इसलिए तो बाबा, इसलिए तो झगड़ा हो रहा था। आइंस्टाइन बोल रहा था कि फोटोन एटम है या फिर एक पार्टिकल है, और दूसरे साइंटिस्ट बोले थे नहीं वो वेव है। प्लांक बोल रहा था कि पार्टिकल है, तो ह्यूजेंस बोल रहा था वो वेव है। झगड़ा ही कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसा देख रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, दूसरे का मानना यह था कि नहीं नहीं वो तो वेव के फॉर्म में जाता है, वो तो वेव होता है। कई लोग बोलते पार्टिकल होता है, कई लोग बोलते वेव होता है, कई लोग बोलते पार्टिकल होता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कर दिया? डी ब्रोगली ने बताया, अरे मूर्खों, अरे मूर्खों, ये वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है, ये वेव भी है और पार्टिकल है, इसलिए इसको मैटर वेव इक्वेशन बोला जाता है। इस इक्वेशन को बोलते हैं मैटर वेव इक्वेशन। ये है आपका मैटर वेव इक्वेशन। जो डी ब्रोगली था ना, बहुत इंटेलिजेंट था भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट था बेटा। उसने वेव और मैटर, मैटर और वेव के साथ रिलेशन दिया, और उस मैटर वेव इक्वेशन से मैंने ये आपको सरकमफ्रेंस से साबित कर दिया
इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में घूमता है वो एक्चुअली वेव ही होता है, वो वेव ही तो है ना? ये समझा? ये क्लियर हुआ? कितनी ब्यूटीफुल सी चीज है यार। मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा था, मैंने ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इसलिए बताया, मैंने वेव्स इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपको बताना था कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट में ऐसे घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता, अरे भाई वो वेव नेचर में जाता है, वो ऐसे घूमता है, राइट? किसी भी न्यूक्लियस के आसपास, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, मुझे तो ये बताना था कि ये वेव है, यहां से यहां तक का वेव लेंथ है, यहां से यहां तक का भी वेव लेंथ है, एग्री ना? तो ये आपका हो गया सर्कमफ्रेंस। अब देखना, हाँ अब देखना, अब देखना, अब देखना, आप लोग देखना, कितनी बढ़िया चीजें हैं, कंसेप्ट है बेटा ये दुनिया कंसेप्ट से झुकती है, बाकी किसी से नहीं झुकती। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे झुम 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 ऐसे घूमता रहेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट पाथ में नहीं घूमता, वो कभी न्यूक्लियस से दूर जाएगा, कभी नजदीक आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी नजदीक आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी नजदीक आएगा। इसलिए 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 ऑर्बिट वाला कंसेप्ट हट गया, ऑर्बिट वाला कंसेप्ट हट गया, ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट आया, और आपको ऐसे दिखाया जाता है इस पार्ट के अंदर यहां पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आप दिखाते हो ना कि एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में क्या होता है? ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट था, तो ऑर्बिट वाला कंसेप्ट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी ना कहीं फिक्स पाथ पे घूमता है, वो कहां घूमता है? वो तो कहीं भी हो सकता है, यहां पे कहीं भी हो सकता है, यहां पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। ये तो हजारों बार करोड़ों बार यहां से घूमेगा, मतलब ये सारे डॉट्स जो है वो क्या है, उनके होने के चांसेस हैं, यहां पे हो सकता है। तो ये है ऑर्बिटल, ये है ऑर्बिटल। अच्छा, तो कोई बोलेगा सर तो ये डार्क लाइन क्या बताइए, ये लाइन जो दिखाई वो लाइन क्या शो करता है? अरे बाबा, ये लाइन जो है ना सर्कल, वो तो ये शो करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। मतलब एक सेंटर है, उसके आसपास हमें घूमना है, उसके आसपास हमें घूमना है, हमें गरबा करना है, गरबा कर रहे हैं, है ना, उसके आसपास घूम रहे हैं, है ना? तो अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है कि एक ऐसी लाइन बना दी जाएगी, सबको कंपलसरी उसी पे जाना है, ये मिलिट्री थोड़ी ना है। ये तो गरबा कर रहे हो, तो गरबा कर रहे हो, कभी कोई इधर जाएगा, कभी कोई इधर जाएगा, कभी कोई इधर जाएगा, कभी कोई इधर जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ एक ही लाइन में जाएंगे, सब लोग ऐसे चल के मार्च पास्ट कर रहे हैं, इस तरह से जाएंगे सब, तब तो गरबा होगा ही नहीं। सबको ऐसे एक ही लाइन में घूमते रहना है, नेवर। क्या होता है, कई बार लोग अंदर जाते हैं, कई बार लोग बाहर जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सर्कल के आसपास एक फिक्स ऐसा एरिया होगा, एक ऐसी लाइन होगी जहां पे वो जो खेलने वाले लोग हैं उनके मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, वहां पे मैक्सिमम मिल सकता है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि वही हो, उसके आसपास कहीं भी हो सकता है। तो ये जो लाइन दिखाई जा रही है, ये जो सर्कल दिखाया जा रहा है डार्क, वो ऐसा दिखाता है कि यहां पे सबसे ज्यादा बार लोग घूमे हैं, पूरा 2-3 घंटा लोग ने ऐसे, बीच में भगवान का मूर्ति था और उसके आसपास सब लोगों ने ऐसे गरबे लिए, तो गरबा लेने के बाद एक ऐसा पार्ट आ गया कि जहां पे सबसे ज्यादा आपको ऐसे पैरों के निशान दिखाई देंगे, वो है उसका ऑर्बिट, वो है इसका ऑर्बिट। और पॉसिबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन मिलने की, अंदर बाहर कहीं भी उस एरिया के, उस सर्कमफ्रेंस के, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल, है ना? इलेक्ट्रॉन गरबा कर रहा है, सही है ना? हाँ, जो डॉट्स है वो पैरों के निशान है, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, हम सब लोग वेव के फॉर्म में ही चलते हैं। हम भी जब चलते हैं तो वेव ही होता है, हम जब चलते हैं तब भी हम वेव के फॉर्म में चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। मगर मगर सुनना, ये m का वैल्यू जो है ना, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, वो 10⁻⁻28, 10⁻31 उतना केजी में होता है।
इलेक्ट्रॉन के 10⁻31 केजी में होता है। वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि वेव आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। जबकि उस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हमारा वेट तो अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा है। हम तो केजी में हैं, वो 10 पावर माइनस, हम 100 केजी में, 10 पावर 2 है, हम 10 पावर 2 जितना वेट है, मान लो मेरा 100 केजी है तो 10 पावर 2 है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है 10 पावर माइनस 31। मतलब मैं उससे 10 पावर 33 टाइम्स ज्यादा भारी हूं। मेरा वेवलेंथ, मैं 10 पावर 33 टाइम्स ज्यादा भारी हूं इलेक्ट्रॉन से, तो मेरा वेवलेंथ जो है, मेरी वेवलेंथ जो है वो उससे 10 पावर 33 टाइम्स कम हो जाएगी। उतनी कम हो जाएगी कि जब मैं चल रहा हूं तब आपको, या आप लोग चल रहे हो तब आपको वो वेव नहीं दिखेगा, आपको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी है। वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसलिए हम वेव की तरह चल रहे, ऐसा नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? ये बराबर से दिमाग में बैठ गया? बस इसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता था कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, कोई भी आयन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वेव की तरह ही मूव करते हैं। और वो वेव दो तरह से बिहेव कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव, दो दो अब तो मैं दो एटम को जोड़ूंगा ना, तो दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उन एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का एक का कुछ वेव होगा, दूसरे का कुछ और वेव होगा। अगर वो दोनों जुड़ते वक्त, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तब दोनों का वेव एक दूसरे को मैच कर जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड डबल ट्रिपल या बढ़ जाएगा। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एक दूसरे को रिपल कर दे, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दे, तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। दोनों का सेम है, अगर एक माइनस में और प्लस में सेम है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कंप्लीटली खत्म, मतलब जीरो कर देंगे। आई बात समझ में? अब ये क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन भी वेव होते हैं, वेव फॉर्म में ही वो घूमते हैं। क्लियर? कल मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी शुरू करके बताऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी शुरू करेंगे कल हम। इन सारे डेटा को दिमाग में रखते हुए कल आप जब लेक्चर में आओ तब इस चीज को पढ़ के आना, इस चीज को एक बार देख के आना, जो मैंने अब तक बताई है वो सारी चीजें। आज का लेक्चर फिर से एक बार रिपीट कर लेना फास्ट फॉरवर्ड में। बहुत ही मस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रूफ किया है मैंने चीजों को, है ना? क्लियर है बेटा सबको इतना? रुके आज यहां तक? चलो बाय बाय, सायनारा, टाटा।